चलिए तो जैसे कि सेट डिफरेंट लेंथ एंड वैल्यूज यूजिंग पिक्सल्स। तो H1 में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट साइज। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है, 60 पिक्सल्स। सिमिलरली पैराग्राफ के अंदर हमने लाइन हाइट और फॉन्ट साइज डिफाइन किया है। लाइन हाइट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अभी तो क्या है, 3 डिफरेंट पैराग्राफ हैं, बट सिनेरियो ऐसा समझिए कि तीनों एक ही पैराग्राफ के अंदर है लाइंस। तो इन लाइन के बीच का जो हम लोग ये गैप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड लाइन हाइट। तो अगर आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो ये देख रहे हैं पैराग्राफ के बीच में गैप क्रिएट हुआ एडिशनल, तो ये लाइन हाइट की हेल्प से क्रिएट होता है। सो अ वाइट स्पेस कैन नॉट अपीयर बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, हाउएवर इफ द वैल्यू इज 0 द यूनिट कैन बी omitted. For some CSS properties, negative lengths are allowed. So there are two types of length units, absolute and relative. Absolute lengths are fixed and do not change based on the user's setting or the element's parent. So जैसे कि examples of absolute length included cm centimeters, mm millimeters, in for inches, 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल्स होते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं इन रियल वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं कि CSS की हम लोग बात कर रहे हैं, रियलिटी में भी मैथमेटिकल अगर देखा जाए तो आपके 2.54 आते हैं। पिक्सल 1 पिक्सल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 96 ऑफ 1 इंच, यानी कि 1 इंच में अगर 96 पिक्सल होते हैं तो आपका उस तरह से आएगा। पॉइंट्स 1 पॉइंट में 72 आपको मिलेंगे, 1 इंच में 72 पॉइंट्स। एंड पाइकाज, ठीक है, तो 1 पाइका इक्वल टू 12 पॉइंट्स होते हैं। तो पाइका यूनिट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम लोग प्रिंटिंग वगैरह का काम करते हैं ना, तो वहाँ पर पाइका का यूज़ होता है। जैसे इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है उसमें पाइका का इस्तेमाल होता है। फिलहाल जब हम लोग आउटपुट यहाँ देखेंगे तो आपको सिर्फ साइज़ में डिफरेंस पता चलेगा, ऐसा आप कोई बहुत बड़ा डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे कि सेंटीमीटर mm में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए जैसे कि सेंटीमीटर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पर CSS में क्या लिखा है, फॉन्ट साइज़ 1.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से छोटा पार्ट होता है मिलीमीटर, ठीक है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिलीमीटर के साथ आउटपुट आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो आज की क्लास है यूनिट्स का, वो ये बताता है कि हम CSS में पिक्सल और परसेंट के अलावा क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट वाली जितनी भी लेंथ है हम इनको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं अच्छे से। बेस्ट कहाँ के लिए, जहाँ पर आपको सिर्फ डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए या एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाना है। बट हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं वो मल्टीपल डिवाइस के लिए होता है। वो टैबलेट पर भी कंपैक्टेबल होना चाहिए, वो मोबाइल पर भी कंपैक्टेबल होना चाहिए, वो डेस्कटॉप पर भी कंपैक्टेबल होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग जाते हैं रिलेटिव के साथ, ठीक है। इसी तरह से इंचेस, तो ये इंचेस के अंदर हमारा साइज आ गया। यहाँ पर हेडिंग को हमने देखो 1 इंच पास किया हुआ है इस तरह से। इसी तरह से पिक्सल्स ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, आप यूज़ कर चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल्स का होता है। पॉइंट्स में आपको साइज़ मिल जाएगा और पाइका में भी आपको साइज़ यहाँ पर मिल जाएगा। सो पिक्सल्स आर relative to the viewing device. For low DPI devices, 1 pixel in on device pixel dot of the display. For printer and high resolution screens, 1 pixel implies multiple device pixels. रिलेटिव जो स्क्रीन के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंडली हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम लोग कहीं किसी एरिया को परसेंटेज डिफाइन करते तो बहुत अच्छे से स्केल अप स्केल डाउन हो पाता है एरिया बिना किसी स्क्रॉलिंग के। So relative length unit specify a length relative to another length property. Relative length unit scale better between different rendering mediums. So EM relative to the font size of the element, 2 EM means 2 times the size of the current font. तो अगर मैं लिखा 2 तो यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज होता है 16, तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। EX related to the X height of the current font. X जो भी आपने डिफाइन किया होगा, हाइट जैसे मैंने 20 रखा तो आपने लिखा 2 EX तो वो 40 हो जाएगा उस तरह से। CH करेक्टर हाइट, ठीक है, रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ द 0। REM तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर वो होता है EM और REM, रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। यानी कि रूट कौन होता है, बॉडी पे जो आपने सेट किया होगा, फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन चलेगी पूरे की।
VW व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि स्क्रीन की हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू 1% ऑफ द विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। इसी तरह से VH वर्टिकल व्यू पोर्ट हाइट, वी मिन जैसे होता है मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, वैसे विड्थ के व्यू पोर्ट विड्थ के अंदर भी वी मिन वी मैक्स होता है। यानी कि आपने लिख दिया मैक्सिमम 20 समथिंग, तो वो वहाँ से नीचे रिस्पॉन्सिव रहेगा, उसके ऊपर लॉक हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। और लास्ट क्या होता है हमारा परसेंटेज रिलेटेड टू दी पेरेंट एलिमेंट, यानी कि बॉडी अगर 100% है तो एलिमेंट भी 100%, ठीक है। बॉडी अगर 100% है, मैंने एलिमेंट को लिखा 90%, तो बॉडी के हिसाब से 90% साइज लेगा, तो पेरेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आप टिप देखोगे, द EM एंड REM यूनिट आर प्रैक्टिकल इन क्रिएटिंग परफेक्टली स्केलेबल लेआउट, यानी कि रिस्पॉन्सिव। सो व्यू पोर्ट इक्वल टू द ब्राउजर विंडो साइज, इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड, तो 1 VW इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे EM, ये हमारा EM का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, दीज पैराग्राफ्स हैव अ कैलकुलेटेड लाइन हाइट ऑफ 2 × 16, यानी कि 32 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से द फॉन्ट साइज ऑफ द div एलिमेंट इज सेट टू 30 पिक्सल, द स्पैन एलिमेंट इनसाइड द div एलिमेंट हैज अ फॉन्ट साइज ऑफ 0.5 EM। तो इसका हाफ कितना हो गया, 15 पिक्सल हो गया, तो इसका 50% ही आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया था आपको, रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। तो यानी कि जो पेरेंट एलिमेंट का साइज है, आपने लिखा 0.5, तो पेरेंट के हिसाब से वो चेंज करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई आपका साइज कहीं पर कुछ और हो जाएगा। अगर पेरेंट का साइज है 40, तो 0.5 का मतलब हुआ 20। क्लियर है? इसी तरह से आपका यहाँ पर एक्स हाइट दिया हुआ है, बट ये सब काम में आएंगे नहीं, तो इनको मैं स्किप करूँगा, टाइम बचाएंगे अपना। हम बात करेंगे REM। REM चलता है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, रूट एलिमेंट, तो बॉडी एलिमेंट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर आप देखें, द फॉन्ट साइज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज डिफॉल्ट 16 पिक्सल, तो 2 REM जो हो जाएगा वो आपका 32 पिक्सल हो जाएगा, इस तरह से। ब्राउजर सपोर्ट की बात की जाए, EM EX परसेंटेज पिक्सल सेंटीमीटर mm इंचेस पॉइंट PC, मतलब पाइका, सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो कोई ब्राउजर सपोर्ट ना करता हो, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिसिटी। ये क्या है, कौन सा क्लास किस पर अप्लाई होगा या किसको ओवरराइड कर देगा, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो CSS स्पेसिफिसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? If there are 2 or more CSS rules that point to the same element, the selector with the highest specificity value will win, and its style declaration will be applied to that HTML element. Think of the specificity as a score or rank that determines which style declaration is ultimately applied to an element. So look at the following example. In this example, we have used the P element as a selector and specified a red color for this element. The text will be red. तो यहाँ पर देखो, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं CSS। P लिखा है मतलब कि बॉडी में जितने भी P एलिमेंट होंगे उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। Now look at example number 2. In this example, we have added a class selector named test and specified a green color for this class. The text will now be green even though we have specified a red color for the element selector. जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ताकि आपको कभी क्लास ID एलिमेंट किसी में कन्फ्यूज़न ना हो, कैसे काम करेंगी चीज़ें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर इधर उधर हो तो अपनी स्क्रीन पर आ जाओ। दिस इज बिकॉज द क्लास सेलेक्टर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। अब हम लोग इस एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास ओनली P एलिमेंट था। ये क्या करेगा, अगर किसी पैराग्राफ को कोई क्लास असाइन नहीं है तो सभी का कलर रेड होगा। बट इस सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्लास बनाया जिसका नेम क्या है, टेस्ट। अब इस पर ये तो नहीं लिखा कि P.test,
तो सिर्फ पैराग्राफ पर ही अप्लाई होता, जहाँ पर हमने कॉल किया था टेस्ट, मतलब मुझे इसको पर्सनली बाइंड करना पड़ेगा। मैंने बाइंड किया क्योंकि डॉट से डिक्लेयर होता है तो क्लास के अंदर कॉल होता है, अगर हैश के साथ होता तो आईडी इक्वल टू होता, राइट। तो यहाँ पर दो कलर है, पैराग्राफ का रेड एंड टेस्ट का कलर क्या है, ग्रीन। तो पैराग्राफ को हमने क्या क्लास दिया, टेस्ट। तो देखो क्या होता है ना कि एलिमेंट सेलेक्टर से जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्लास की होती है। चाहे मैं क्लास को पैराग्राफ के ऊपर या नीचे कहीं भी डिफाइन करूं, कलर मेरा ग्रीन आएगा ना कि रेड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आईडी के साथ। इस एग्जांपल में आप देखेंगे मेरे पास आईडी भी है, क्लास भी है और एलिमेंट सेलेक्टर भी है। इन दिस एग्जांपल वी हैव एडेड द आईडी सेलेक्टर नेम्ड डेमो। द टेक्स्ट विल नाउ बी ब्लू बिकॉज द आईडी सेलेक्टर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। सो पी आई डी डेमो क्लास टेस्ट, हमने यहाँ पर देखो क्लास भी रखा है, आईडी भी रखा है और इसको भी रखा हुआ है, बट आउटपुट में जो आप कलर देखने जा रहे हैं वो आपको मिलेगा ब्लू, है ना। तो यानी कि आईडी सबसे पावरफुल हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इस एग्जाम्पल में हम इनलाइन को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। In this example, we have added an inline style for the P element. The text will now be pink because the inline style is given the highest priority. यही हमने पढ़ा था सबसे पहले इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन के अंदर। तो इन तीनों को जो ओवरराइड करने की पावर रखता है वो है इनलाइन। कलर चेंज, बट मैंने जैसे कि आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि इनलाइन को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिसिटी हायरार्की, every class CSS selector has its place in the specificity hierarchy. So there are 4 categories which define the specificity level of a selector. Inline style, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से, IDs इस तरह से डिफाइन होता है, क्लास, सूडो, एट्रीब्यूट इस तरह से अप्लाई होते हैं, डॉट टेस्ट या होवर या इनपुट ब्रैकेट में जो भी हम लोग लिखना चाहें टेक्स्ट, या जैसे ये लिखा हुआ है ए एलिमेंट, ठीक है, HREF। एलिमेंट्स एंड सूडो एलिमेंट जिसमें हम लोग लिखते हैं H1 या फिर बिफोर, आफ्टर, प्लेस होल्डर, इस तरह के जो हमने सूडो पढ़े थे। तो अब इसको समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है स्पेसिफिसिटी को। प्रैक्टिकली तो हमने देख लिया भाई, अगर इनलाइन नहीं है तो सबसे पावरफुल कौन है, आईडी। लेकिन अगर ये भी है और इनलाइन भी है तो इनलाइन सबको ओवररूल कर देगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन समझेंगे। मेमोराइज हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिसिटी। So specificity start with 0 and 100 for each ID value and 10 for each class value or pseudo class or attribute selector and 1 for each element selector or pseudo element। तो यानी कि इस क्लास ने एलिमेंट को कैसे रिप्लेस किया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 10, इसकी वैल्यू क्या होती है 100, दैट्स वाई। अब इनलाइन की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल है। सो इनलाइन स्टाइल गेट्स a specificity value of 1000 and is always given the highest priority. So there is one exception to this rule if you use the important rule. हमने एक दो बार डिस्कस किया था important के बारे में, समझेंगे इसको। It will even override inline style, हम inline को भी override कर सकते हैं। तो चलिए एक टेबल है आपके सामने, ध्यान से देखिए। अपने पास एक P एलिमेंट है, नो क्लास, नो आईडी, नो इनलाइन, तो वैल्यू क्या निकल गई 1, तो यानी कि कैलकुलेशन में हो गया 1। अब मान लो कि आपने P को भी स्टाइल दिया हुआ है और टेस्ट को भी स्टाइल दिया हुआ है, तो P की वैल्यू कितनी होगी 1, टेस्ट की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 1 + 10 = कितना बना 11। इस वजह से एलिमेंट सेलेक्टर ओवरराइड हो जाता है विद क्लास। फिर हमने लिखा P एलिमेंट और डेमो, तो P की कितनी वैल्यू होती है डिफॉल्ट 1, आईडी का हो गया 100, तो वैल्यू कितना हो गया 101, तो इसलिए ये इसको ओवरराइड करता है। और इनलाइन में अगर चले गए फिर तो 1000 तो उसका डिफॉल्ट है ही, तो उससे तो कोई बदल ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमने P#डेमो नहीं लिखा है तो ये होगा 100, हमने डायरेक्ट लिखा है डॉट टेस्ट तो ये हो जाएगा 10, हमने लिखा है इस तरह से P.test1.test2, तो test1 10, test2 10, P1 कितना हो गया 21, 1 + 10 + 10,
कई बार में मल्टीपल क्लास भी अप्लाई करने पड़ते हैं, उस केस की कैलकुलेशन बता रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, नैप बार यानी कि 100, पी यानी कि 1, फिर 100, तो कितना हो गया 201। एक हमने और पढ़ रखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जब हम लोग एस्ट्रिक लगा के लिखते हैं सबसे टॉप में, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज इग्नोर्ड। तो उसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है अगर आप उसके लिए लिख दोगे, ठीक है। तो द सेलेक्टर विद द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी वैल्यू विल विन एंड टेक इफेक्ट। चलिए अब अगला समझते हैं। कंसिडर दीज 3 कोड फ्रेगमेंट, जैसे कि H1 हैश कंटेंट। तो ये सीधी सी बात है, जो आपका कंटेंट है ये जीत जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 100 और H1 की वैल्यू है 1, तो ये क्या बन गया 101। तो यानी कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ A इज 1 एलिमेंट सेलेक्टर, B इज 101, 1 ID रेफरेंस एंड 1 एलिमेंट सेलेक्टर, एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ C इज 1000, क्योंकि यहाँ पर इनलाइन भी है, ठीक है। Since the third rule C has the highest specificity value, this style declaration will be applied. More specificity rules example. Equal specificity, the latest rules win. If the same rule is written twice into the external style sheet, then the latest rule wins. H1 and H1. तो देखो यहाँ पर H1 की वैल्यू कितनी हुई 1, यहाँ पर H1 की वैल्यू क्या हुई 1, क्योंकि दोनों H1 ही है। तो इस येलो को ओवरराइड कर देगा कौन सा कलर रेड, क्योंकि ये इसके बाद में लिखा गया है। इसी तरह से आईडी सेलेक्टर हैव अ हायर स्पेसिफिसिटी देन एट्रीब्यूट सेलेक्टर। हमने लिखा है 1 और 101, मतलब 1 हो गया डिव का, 100 किसका हो गया आईडी का, तो ये क्या हो गया कलर ग्रीन हो गया। अगर मैं लिखा डायरेक्ट इस तरह से तो ये क्या रह गया ओनली 100 रह गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो अब आप देखो ग्रीन येलो ब्लू, हमने लिखा डिव की आईडी इक्वल टू जहाँ पर ए हो उसका कलर चेंज करो। क्या कलर दिखाई दे रहा है हमें, ग्रीन दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 101 हो रहा है, इसलिए इसको कोई भी स्टाइल रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, जबकि ये भी आईडी है और ये भी आईडी है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ है, एलिमेंट सेलेक्टर 1 और आईडी सेलेक्टर 100, टोटल कितना बना 101। तो द फर्स्ट रूल इज मोर स्पेसिफिक देन द अदर टू एंड विल देयरफॉर बी अप्लाइड। बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर आर मोर स्पेसिफिक देन अ सिंगल एलिमेंट सेलेक्टर। The embedded style sheet is closer to the element to be styles. So in the following situation, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा एलिमेंट आईडी सेलेक्टर, आगे क्या है H1। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी कंटेंट हो और उसमें अगर कहीं H1 हो, ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर भी हमने सेम सिनेरियो बनाया। ध्यान देना, ये क्या है एक्सटर्नल और ये क्या है इंटरनल। अगर एक्सटर्नल के नीचे इंटरनल लिखा होगा तो एक्सटर्नल रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आप देखो कि कलर क्या आएगा येलो। नेक्स्ट, a class selector beats any number of element selector. A class selector such as intro beats h1 p div etc. So यहाँ पर इंट्रो का कलर है येलो और h1 का कलर क्या है रेड। तो क्या होना चाहिए, कौन सा कलर आना चाहिए येलो। वेरी गुड। तो चलो ट्राई करके देखेंगे, है ना। तो समझ में आ गया, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी वर्क करने वाली हैं। अब इसमें एक चीज़ डिस्कस की थी हम लोगों ने, इम्पोर्टेंट, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, अब इसको समझेंगे हम लोग। व्हाट इज apostrophe important? The important rule in CSS is used to add more importance to a property or value than normal. In fact, if you use the important rule, it will override all previous styling rules for the specific property of that element. So let us look at an example. हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ID, my ID, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। यहाँ पर है my class, कलर है ग्रे, पैराग्राफ यहाँ पर क्या लिखा है रेड, बट इस पर चेंज क्या है इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। तो कायदे में देखा जाए तो आईडी विन होता है, बट इम्पोर्टेंट लिखने से
पी एलिमेंट आपका काम करेगा। ठीक है, अब इसको समझो ऐसा क्यों हुआ। इन द एग्जाम्पल अब ऑल 3 पैराग्राफ्स will get a red background color even though the ID selector and the class selector have a higher specificity. The important rule override the background color property in both cases. Important जहाँ लिख दिया तो ID और class की स्पेसिफिसिटी नल और वाइड हो जाती है। अब है इंपॉर्टेंट अबाउट इंपॉर्टेंट। क्या हम लोग किसी इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं? यस। The only way to override an important rules is to include another important. अब यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर important लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फिर से पैराग्राफ लिख के किसी और कलर को important बना दिया, तो ये रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू वन। ठीक है, तो समझते हैं इसको। This makes the CSS code confusing and the debugging will be hard. So especially if you have a large style sheet. So here we have created a simple example. It is not very clear when you look at the CSS source code which color is considered most important. तो इस एग्जाम्पल में आप देखें my ID का कलर क्या है? ब्लू और इम्पोर्टेंट। क्लास का कलर क्या है? P का कलर क्या है? क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। ठीक है, रेड आ गया। किसका नहीं आया उसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने लिखा था पी एलिमेंट, तो कलर क्या बना? रेड। हमने इस एलिमेंट के लिखा था कलर क्या बना? रेड। ठीक है, माई क्लास और माई आईडी उनका कलर ग्रे और ब्लू आपको मिलना चाहिए, तो देखो मिल रहा है ग्रे और ब्लू, वो रिप्लेस नहीं हुए क्योंकि वो कॉल हो रखे हैं, दैट्स वाई। तो जितने भी एलिमेंट ऑर्फन होंगे जिनका कोई क्लास नहीं है, कोई आईडी नहीं है, वो आपके अब इस कलर में आपको डिस्प्ले होंगे। So it is a good to know about the important rule. Maybe 1 or 2 fair uses of important कैसे कर सकते हैं? One of the way to use important is if you have to override a style that cannot be overwritten in any other way. This could be if you are working on a content management system. इसको बोलते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग बिना किसी कोड के वेबसाइट वगैरह बना पाए। ठीक है, एंड कैन नॉट एडिट द CSS कोड, देन यू कैन सेट सम कस्टम स्टाइल टू ओवरराइड सम ऑफ द CMS स्टाइल। अनदर वे टू यूज इम्पोर्टेंट इज assume you want a special look for all buttons on a page. Here buttons are styled with a gray background color, white text and some padding and border. ठीक है, अब this look, the look of a button can sometimes change if we put it inside another element with higher specificity and the properties get it conflict. So here is an example of this. So ये हमारे पास बटन और ये है हमारे पास यहाँ पर माई डिव के अंदर ए एलिमेंट। तो हमने बटन को ये स्टाइल दिया हुआ है और आईडी के अंदर जो ए एलिमेंट है उसको हमने ये स्टाइल दिया हुआ है। ओपन करेंगे एग्जाम्पल, जूम करेंगे तो ये तो पहले के 2 डिफ़ॉल्ट थे। कोड को ज़रा समझिए ध्यान से, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। देखो पैराग्राफ के अंदर हमने ए एलिमेंट का यूज़ किया है और डिव आईडी के अंदर भी हमने ए एलिमेंट का यूज़ किया है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने लिखा माई डिव ए तो बैकग्राउंड सॉरी टेक्स्ट का कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? येलो। तो बिल्कुल सही है ना। लेकिन हमने क्या किया उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ऊपर हमने क्लास बनाई थी, मैंने ए एलिमेंट के साथ क्लास को भी ब्लेंड कर दिया, तो यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी, साथ में जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी इसमें क्लब हो जाएगी। तो दूसरे बटन पे आप देखो क्या दिखाई दे रहा है? बॉर्डर। ठीक है, पैडिंग, वो सब हमारा इसमें ट्रांसफर हो गया। क्या नहीं आया? टेक्स्ट का कलर। क्यों? क्योंकि हमने ए एलिमेंट को कलर पहले से अलग दिया हुआ है। अब ए एलिमेंट बटन के बाद में लिखा है तो यहाँ जो भी कलर था वो रेड से रिप्लेस हो गया, बैकग्राउंड कलर यहाँ कुछ और था वो इससे रिप्लेस हो गया। तो जो बचा पार्ट वो क्या था? पैडिंग और बॉर्डर, वो आपका इसके साथ मिक्स हो गया। नेक्स्ट, टू फोर्स ऑल बटन्स टू हैव द सेम लुक नो मैटर व्हाट वी कैन ऐड द इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने इम्पोर्टेंट नहीं जोड़ा था ना, अब जोड़ रहे हैं। हमने बोला बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं मतलब क्या है यहाँ पर, उसको क्या करो ये कर दो, और बॉर्डर जो है नो मैटर इसमें है या नहीं है
डाल दो। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले येलो और रेड आ रहा था मेरा, तो वो पहले वाले से इम्पोर्टेंट हो गया, तो नीचे वाले में उसने इस वाले स्टाइल को अप्लाई ही नहीं होने दिया, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हो रहा था। तो इम्पोर्टेंट क्या करता, फोर्सफुली रिप्लेस कर देता है। नो मैटर सी एस एस ऊपर लिखा गया या नीचे लिखा गया। पहले वाले में क्या था, ये नीचे लिखा था, इसलिए इसने इस दो प्रॉपर्टी को बदला था। इस वाले में ये नीचे ही लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर हमने क्या लिखा, ठीक है, तो क्लास की पावर ज़्यादा होती है, तो उसने उसको रिप्लेस करा दिया। सो बेसिक सी एस एस का आज हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, विच इज़ मैथ फंक्शन। इसके बाद हमारी एडवांस सी एस एस स्टार्ट हो जाएगी। The CSS math functions allow mathematical expression to be used as property values. So here we will explain the calculation function, max and min functions. The calculation function performs a calculation to be used as the property value. तो देखिए, expression required a mathematical expression, the result will be used as the value, the following operators can be used. हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल समझिए, हमने क्या बोला, डिव एलिमेंट, टोटल विड्थ कितनी है 100%, लेकिन उसमें से हम हर वक्त आप 100 पिक्सल माइनस करके चलो। हमने कमांड दिया है 100% का, लेकिन 100 पिक्सल का माइनस करके चलो टोटल वे से, नो मैटर कौन सी स्क्रीन है, ठीक है। क्या देखते हो आप आउटपुट में, लेफ्ट और राइट से टच नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि हमने कमांड किया था 100% रखो। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखो अप स्केल डाउन स्केल बहुत अच्छे से हो पा रहा है, लेकिन किसी भी स्क्रीन पर आप जाओगे लेफ्ट राइट में आपका गैप मेंटेन है, समझ आया। इसका मतलब माइनस का द मैक्स फंक्शन ये था। तो इसमें क्या होगा, मैक्स फंक्शन यूजेस द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यू एज द प्रॉपर्टी वैल्यू, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 वैल्यू 2 में क्या है, वैल्यू डिस्क्रिप्शन ये रिक्वायर्ड रहेगा, अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वेयर द लार्जेस्ट वैल्यू इज चूजन। हमने इस बार लिखा भाई विड्थ जो है वो 50%, और अगर कोई यूज़र छोटा कर रहा है तो 300 पिक्सल से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो स्क्रीन का विड्थ कितना हो गया 50%, लेकिन मोबाइल मोड पर अगर जाओगे तो आधा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, मोबाइल मोड पर इसको 300 पिक्सल तो रखो ही आप। तो देखो, अच्छा इसमें वो नहीं लगा है पैरामीटर, क्या बोलते हैं, मेटा, तो मैनुअली दिखाते हैं इसको करके। तो आप देख रहे हो स्क्रीन का 50 नहीं हुआ ना, ज़्यादा है। इसकी विड्थ अगर आप चेक करोगे तो 300 पिक्सल आ रही होगी। क्या लिखा है, 300/100 लिखा रहा है ना, जो सेलेक्टेड मेरा डिव है। तो ये चीज़ होती है। तो आप इसको डिज़ाइन को अपने और स्मार्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथ फंक्शन। इसी तरह से मिन, मिन हमेशा उल्टा चलता है, वो अपर साइड पर छोटा रखेगा और नीचे की साइड में आपका डिफरेंट रखेगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, 50% और 300%। तो लार्ज स्क्रीन पर 300 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा, लेकिन मोबाइल मॉडल में 50% कर देगा। देखो 300 पिक्सल पे लॉक है, लेकिन जैसे हम लोग इसको छोटा करेंगे, देखो 50-50 हो गया। तो ये इस तरह से चलता है। तो ये था आपके ये एग्जाम्पल। तो हमारा जो बेसिक CSS है वो ख़त्म होता है यहाँ पर, और अब हमारी जो जर्नी रहेगी अगले कुछ दिन के लिए वो रहेगी एडवांस CSS की। एडवांस CSS में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, पहले अगेन थोड़ा सा एक रिवीजन आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उसके अंदर लेवल अप करते जाएंगे चीज़ों का। तो इस वीक में आपका एडवांस CSS ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं इसके अंदर, तो जैसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, राउंडेड कॉर्नर। तो बॉर्डर रेडियस तो हमने पढ़ा हुआ है ना हमने बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी डिफाइंस द रेडियस ऑफ एन एलिमेंट्स कॉर्नर टिप।
दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू टू ऐड राउंडेड कॉर्नर टू एलिमेंट्स। तो जैसे कि हमने लिखा आईडी राउंडेड कॉर्नर 1, हमने रेडियस जो रखा है वो कितना रखा है 25 पिक्सल। सेकंड वाले में हमने 25 रखा है, थर्ड वाले में हमने बॉर्डर रेडियस 25 रखा हुआ है। रन करेंगे। एक है डिव के ऊपर विद कलर बैकग्राउंड, दूसरा डिव के ऊपर विदाउट बैकग्राउंड ओनली बॉर्डर के साथ, थर्ड हम लोग देख रहे हैं इमेज के साथ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ऐसे एलिमेंट के ऊपर जो विड्थ और हाइट को कंटेन करता है उसके ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हो। The border radius property is actually a shorthand property for the border top left radius, border top right radius, border bottom right radius, border bottom left radius property. The border radius property specify each corner. अगर हम लोगों ने इस तरह से लिखा तो वन गो में चारों साइड से इक्वल चेंजेस आएंगे। तो the CSS border radius specify each corner. Border radius property can have from 1 to 4 value. Here are the rules. 4 value border radius 15 pixel, 50 pixel, 30 pixel, 5 pixel. First value applies to top left corner, second value applies to top right corner, third value applies to bottom right corner, and fourth value applies to bottom left corner. 3 values border radius, अगर मैं लिखा है 15 टॉप राइट 50, बॉटम से 30, लेफ्ट का मिसिंग है तो राइट की कितनी है 50, तो लेफ्ट की भी 50 कंसिडर की जाएगी। इस तरह के एग्जांपल में अगर दो के पेयर में लिखा है तो टॉप बॉटम 15, लेफ्ट राइट 50, और अगर सिंगल लिखा हुआ है तो चारों साइड से 15 का होगा। तो आप यहाँ डेमो देख सकते हैं, मैंने सबके बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू कुड ऑल्सो क्रिएट एलिप्टिकल कॉर्नर। आप कॉर्नर को प्योर राउंड ना करके एलिप्टिकल भी बना सकते हो, तो इसमें आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, डिवीज़न ऑपरेटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके कॉर्नर इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा था 50 पिक्सल डिवाइडेड 15, हमने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 50 पिक्सल। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो आपको कितना एलिप्टिकल वगैरह करना है। सेकेंड टॉपिक हमारा इसमें आता है बॉर्डर के अंदर इमेज। आप अभी तक बॉर्डर में कलर और स्टाइल चेंज करते आ रहे थे। कौन कौन से स्टाइल होते हैं, जैसे कि सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डबल, ग्रूव, रेज, इनसेट, आउटसेट और हिडन और नन। ये सारे हमारे बॉर्डर के स्टाइल होते हैं। बट हम बॉर्डर में इन स्टाइल्स के अलावा क्या ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर इमेज। तो विद द CSS बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी, जैसे होता है ना बैकग्राउंड इमेज, बस आपको लिखना है बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी। यू कैन सेट एन इमेज टू बी यूज्ड एज द बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। तो CSS बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी अलाउज यू टू स्पेसिफाई एन इमेज टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। द प्रॉपर्टी हैज 3 पार्ट्स: the image to use as the border, where to slice the image, and define whether the middle sections should be repeated or stretched. So we will use the following image called border.png. Photoshop में एक रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर बनाना है 1:1, उसको 45 डिग्री पर रोटेट कीजिए और इस तरह से आप उसको प्लेस कर लीजिए, ठीक है। अब the border image property takes the image and slice it into 9 section, ठीक है, like a tic-tac-toe board. It then places the corner at the corner and the middle sections are repeated or stretched as you specify. So for border image to work, the element also needs the border property set. तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बॉर्डर थिकनेस कितना रखना है, सॉलिड रखना है, लेकिन कलर नहीं देंगे। कलर की जगह हमने क्या डाल दिया, ट्रांसपेरेंट कीवर्ड, पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। पैडिंग 15 पिक्सल, बॉर्डर इमेज में हमने लिखा है URL, ठीक है, 30 और स्ट्रेच। अभी डिस्कस करेंगे क्या करता है, फिलहाल आप आउटपुट देखो। तो क्या बना, स्ट्रेच हो गया अपना। तो कैसे पॉसिबल हो, अगर आप स्क्रीन को आप स्केल डाउन स्केल करोगे तो ये काम करेगा। तो देखिए, बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी इज एक्चुअली अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या आता है, बॉर्डर इमेज सोर्स,
border image slice, border image width, border image outset and border image repeat property. तो CSS बॉर्डर इमेज डिफरेंट स्लाइस वैल्यू, हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। जैसे कि हमने लिखा 50 राउंड, पहले क्या था 30 स्ट्रेच, तो बीच का पार्ट स्ट्रेच हुआ, अब नहीं होगा इस वाले में। इसमें 20% राउंड लिखा है, इसमें 30% राउंड हमने लिखा है। तो आप देख सकते हैं, आप रिपीटेशन भी करा सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाले में आप 50 राउंड देंगे तो बीच का पार्ट नहीं, सिर्फ कॉर्नर पर बॉर्डर आएगा और चला जाएगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड्स। अब हमने किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज डालना सीखा है, लेकिन यहाँ टॉपिक क्या है, एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल इमेज कैसे डालें। सो CSS मल्टीपल बैकग्राउंड allows you to add multiple background images for an element through the background image property. The different background images are separated by comma and the images are stacked on top of each other, where the first image is closest to the viewer. The following example has two background images. The first image is a flower aligned to the bottom and right, and the second image is a paper background aligned to the top left corner. So इन दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ पर चूज़ किया बैकग्राउंड इमेज URL फर्स्ट एंड URL सेकेंड, कॉमा लगा के। बैकग्राउंड पोजीशन पहले वाले के लिए लिखा है बॉटम राइट, सेकंड वाले के लिए हमने लिखा है टॉप लेफ्ट। बैकग्राउंड रिपीट फर्स्ट वाले के लिए हमने लिखा है नो रिपीट, सेकंड वाले के लिए हमने लिखा है रिपीट। पैडिंग हमने चारों साइड से एलिमेंट के अंदर डाला है 150 पिक्सल्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड में इमेज रिपीट हो गया, और ये जो हमारा इमेज है फ्लावर वाला वो राइट हैंड साइड पर आ रहा है। यही तो लिखा था हमने, बॉटम में और राइट में फ्लावर वाला इमेज, और जो पेपर वाला इमेज है वो पूरे एलिमेंट में रिपीट होकर फिल हो जाना चाहिए। इसी तरह से मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ईदर द इंडिविजुअल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एज अबव और बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मैं एक में ही पूरा लिख सकता हूँ। कैसे? फर्स्ट इमेज का URL, उसकी पोजीशन और रिपीटेशन, सेकेंड इमेज का URL कॉमा लगा के उसका पोजीशन एंड रिपीटेशन। तो जहाँ हमने 4 लाइन का कोड लिखा, 2 लाइन में हमारा काम खत्म हो गया, सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब बैकग्राउंड के साइज की बात करेंगे। द CSS background size property allows you to specify the size of background images. The size can be specified in length, percentages, or by using one of the two keywords contain or cover. The following example resizes a background image too much smaller than the original image using pixels. So यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, हमने डिफाइन किया बैकग्राउंड URL, बैकग्राउंड साइज 100 और 80, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। और आप यहाँ देखेंगे ये ओरिजिनल साइज हम लोग देख रहे हैं इमेज का, देखो इमेज कट गया इसमें, लेकिन इसमें नहीं कटा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। तो ऊपर आइए, कंट्रोल U प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है इस पार्ट के अंदर बैकग्राउंड का साइज 100 पिक्सल और 80 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो आपका इमेज छोटा हो गया इस तरह से। यहाँ पर हमने नहीं डिफाइन किया साइज़ को, तो इसलिए इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ था वही मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो बैकग्राउंड के साइज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। सो द 2 अदर पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर बैकग्राउंड साइज आर कंटेन और कवर। बड़े कमाल की वैल्यू है ये भी। अगर आपने मान लो कोई बड़ा वाइड इमेज है और आपने किसी एरिया में फिट करना है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल देखिए, द कंटेन कीवर्ड स्केल्स द बैकग्राउंड इमेज टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल, बट बोथ इन विड्थ एंड इट्स हाइट must be fit inside the content area. As such, depending on the proportion of the background image and the background positioning are, there may be some areas of the background which are not covered by the background image. Next, the cover keyword scales the background image so that the content area is completely covered by the background image. Both its width and height are equal to or exceed the content area.
एज सच सम पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड इमेज मे नॉट बी विजिबल इन द बैकग्राउंड पोजिशनिंग एरिया। सो दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसमें हमने इस बार कोई वैल्यू ना डाल के क्या लिखा है, कंटेन, और इसमें हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, कवर, बट रिपीटेशन को हम लोग बंद कर रहे हैं। आप यहाँ नोटिस करें सभी के साथ एग्जाम्पल, मेरे पास एक लिमिटेड एरिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा कंटेन, तो आपने नोटिस किया इमेज अपने आप स्केल डाउन हो गया और पूरा इमेज आ रहा है। दूसरे में हमने लिखा कवर, तो विच एवर कम फर्स्ट, विड्थ और हाइट ऑफ योर इमेज, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरा इमेज जो है वो पहले ही कंप्लीट हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये इमेज क्या पीएनजी है, तो विड्थ में पूरी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियरिटी रहे इस चीज़ के रिगार्डिंग। राइट क्लिक हेयर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, और ये इमेज देखो मैं ओपन करते हुए, ये देख रहे हो, ये जो ग्रे एरिया आप देख रहे हो ये भी विड्थ का पार्ट है। तो इस एरिया के अंदर क्या हुआ, ये विड्थ पूरी हो चुकी है, तो इसलिए वो पार्ट आपका कवर में कट हो गया। नो बैकग्राउंड साइज डिफाइन, तो आप देखोगे मेरी इमेज में लेफ्ट और टॉप में इतना एरिया खाली है, तो क्या हुआ यहाँ पर उसने उतना स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया उसके लिए। नेक्स्ट, ये थी हमारी ओरिजिनल इमेज जिसका साइज इस तरह से, तो आपको समझ में आया। कंटेन अपने आप जूम आउट कर देगा इमेज को, कवर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी जो पहले पूरी हो जाए, विड्थ या हाइट, या इत्तेफाक की बात ऐसी हो सकती है कि आपकी इमेज बिल्कुल बढ़िया से फिट भी हो जाए उसके अंदर। अगर आप कोई साइज़ नहीं डालेंगे तो जो इमेज का ओरिजिनल साइज होगा सिर्फ उतना ही एरिया आप उसका एक्सपीरियंस करेंगे। बात करेंगे कलर्स, तो कलर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि भाई RGB कलर, RGBA कलर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पहले। 140 प्लस कलर नेम, हेक्स वैल्यू जो हैश के साथ हम लोग लिखते हैं, RGB वैल्यू, RGBA यानी कि जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है, HSLA ह्यू सैचुरेशन ल्यूमेंस अलॉन्ग विद अल्फा और ओपेसिटी। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखेंगे पैराग्राफ 1, 2, 3 हमने बैकग्राउंड कलर RGBA के साथ डिफाइन किया, तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड लाइट हुआ, टेक्स्ट का कलर अपना ओरिजिनल जो डार्क होना चाहिए वही आ रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ ओपेसिटी को, ठीक है, ना कि अल्फा को, तो क्या होगा, बैकग्राउंड के साथ में टेक्स्ट का कलर भी आपका डल हो जाएगा। इसी तरह से HSL को आप ट्राई कर सकते हो, ये HSL का आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से HSL में आप यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे, अगर हमें फेड करना हो तो हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया है। ओपेसिटी अगर आप किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं, वैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया ओपेसिटी के बारे में, इमेज के साथ ट्राई करना है, तो क्या होगा, आपका बैकग्राउंड और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होगा दोनों ही आपके हैम्पर होंगे उस केस में। तो इसका जो सोल्यूशन रहता है वो रहता है आपका जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ये वाला, अल्फा के साथ। देखो टेक्स्ट फेड नहीं आ रहा ना। नेक्स्ट बात करेंगे कलर कीवर्ड के बारे में। तो इसमें कीवर्ड आता है ट्रांसपेरेंट। अभी हमने जस्ट देखा किसमें, बॉर्डर के अंदर कलर की जगह पर हमने क्या लिख दिया था, ट्रांसपेरेंट। तो द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक अ कलर ट्रांसपेरेंट। दिस इज ऑफन यूज्ड टू मेक अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर फॉर एन एलिमेंट। हियर एक मिनट दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड में एक इमेज को यूज़ किया है, किसमें, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हमने एक डिव एलिमेंट बनाया जिसका हमने बैकग्राउंड कलर क्या रखा है, ट्रांसपेरेंट। वैसे बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट ही होता है, लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में हमने बॉडी के एक इमेज को कॉल किया, ये हमारे डिव का हमने कलर सेट किया हुआ है, और दूसरे डिव को हमने क्या लिखा, ट्रांसपेरेंट। तो आप देखते हो डिव के आर पार हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि ट्रांसपेरेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कलर है ही नहीं तो मैं डिफाइन ना भी करूँ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट तब ट्राई करो जब किसी में डिफ़ॉल्ट कहीं से कलर आ रहा हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप ट्रांसपेरेंट ट्राई करना, ऐसे नहीं। सो द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड इज इक्विवेलेंट 0000। अब जैसे मास्किंग करते हो तो मास्क करने के लिए फोटोशॉप में क्या कलर लेते हो, ब्लैक कलर। तो यानी कि ब्लैक कलर और 0% की विजिबिलिटी, तो कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। RGB color values are an extension of RGB color values with an alpha channel which specify the opacity for a color। एक मिनट। हाँ जी, तो ट्रांसपेरेंट वाला क्लियर हो गया मैं। नेक्स्ट आता है करंट कलर। करंट कलर का काम क्या होता है कि मान लीजिए मेरा किसी डिव के अंदर कोई और एलिमेंट बना हुआ है, वो मे बी पैराग्राफ हो सकता है, मे बी कुछ और हो सकता है,
आपको लगता है कि मुझे किसी कलर को दूसरे कलर के साथ नहीं चेंज नहीं करना है, मतलब पेरेंट का कलर चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाए ऑटोमेटिकली, उस तरह की कुछ चीज़ है। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, द करंट कलर कीवर्ड इज लाइक अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द करंट वैल्यू ऑफ द कलर प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे कि हमने डिव को लिखा है यहाँ पर कलर ब्लू, तो मैंने बॉर्डर को ब्लू कलर लिखने की जरूरत नहीं, मैं बॉर्डर को लिख दूंगा करंट कलर। तो जो भी करंट कलर इसमें सबसे पहला होगा इस एलिमेंट के, तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए। ये होता है करंट कलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हमने बॉडी को क्या दिया है, ग्रीन कलर। अब आप सब में करंट कलर लिख दीजिए, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ग्रीन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा आपको, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आता है इनहेरिट, यानी कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी वो चाइल्ड की हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक डिव है जिसका बॉर्डर 2 पिक्सल का, सॉलिड और कलर क्या है रेड। डिव के अंदर मैंने एक स्पैन एलिमेंट बनाया, मैंने उसको क्या बोला, जो भी है सब कुछ उससे ले लो पेरेंट से। तो अब आप यहाँ देखोगे जो पेरेंट है उसका बॉर्डर आप देख सकते हैं बाहर तक है, लेकिन स्पैन एलिमेंट को मैंने क्या बोला था, इनहेरिट, यानी कि पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो चाइल्ड के ऊपर आ गई ऑटोमेटिकली। इन द सेम वे आप यहाँ देखेंगे, और ये देखिए मैंने डिव के अंदर क्या बना रखा है, स्पैन, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनहेरिट के बाद, या आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर हम लोग और आगे बढ़ाते हैं चीज़ें। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा इसके अंदर वो रहेगा ग्रेडियंट से रिलेटेड। तो ग्रेडियंट अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो आज की क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक ग्रेडियंट का लेंगे। जैसे कि आप लोग फोटोशॉप पढ़ गए हैं तो उसमें आपने देखा होगा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आपको वहाँ मिल जाते हैं, जैसे कि लीनियर, रेडियल, वहाँ पर आपको एक और मिलता है जैसे कि रिपीट, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलता है डायमंड, इस तरह से कॉनिकल। तो आपको अलग अलग तरह के ग्रेडियंट मिलते हैं वहाँ पर। वैसे ही CSS में भी कुछ ग्रेडियंट्स आपको मिल जाते हैं। जब हम लोग कोई डिज़ाइनिंग के पार्ट पर आते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें इमेज वगैरह यूज़ नहीं करना होता है। तो बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, एडवांस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है हमारा। जैसे कि हमें बैकग्राउंड में इमेज डालना पता था, लेकिन हमने यहाँ क्या सीखा, मल्टीपल कैसे कॉल कर सकते हैं। तो जो बेसिक पढ़ा है उसी का एडवांसमेंट आप देखेंगे। तो ये जो एडवांस वाला हमारा पार्ट है, ये अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इस वीक में बहुत अच्छे से हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा पार्ट, यानी कि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। तो कह सकते हो कि आप कि हम लोग यहाँ कहीं सैटरडे के आसपास या फ्राइडे के आसपास हम अपना डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर फोकस कर पाएंगे, या कह सकते हो कि नेक्स्ट मंथ जो हमारा रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जितनी प्रॉपर्टी अभी तक आपने पढ़ी है, तो पढ़ने से ये रहेगा कि आपको सब ना रिकॉल होती रहेंगी जब हम लोग कोई डिज़ाइनिंग का पार्ट करेंगे। तो हर एक प्रॉपर्टी का आप इम्पोर्टेंस समझ पाओगे कि कब कहाँ कैसे किसको इस्तेमाल करना है हमने अपने डिज़ाइन में, और फिर आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे इन चीज़ों के साथ। डिज़ाइनिंग का जब फेस हमारा कंप्लीट होगा तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, उसको हमें कंप्लीट करना रहेगा।
अच्छा हाँ, आप सभी से एक निवेदन की भी, मैंने आपको वो भेजा था एक एग्ज़ाम का लिंक, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, ज़रा हैंड रेज करो, HTML का। क्योंकि अब CSS कंप्लीट होगा तो मैं CSS का भी लिंक आपको शेयर करूँगा एग्ज़ाम का, वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। और जितने भी हमारे मॉड्यूल एंड एग्ज़ाम रहेंगे वो सब हम लोग हैंड टू हैंड कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सो दैट कि कोई भी एग्ज़ाम पेंडिंग ना रहे हमारा। तो चलिए इसी के साथ यहीं पर ओवर करते हैं, और कल करेंगे हम लोग अपना ग्रेड इंड का टॉपिक। थैंक यू।